तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ और इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की बेसिस क्या थी और ये पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल हमें क्या क्या कुछ बताता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न से पहले ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे पीरियोडिक टेबल की, कि कब से इस पे काम शुरू हुआ तो और किन किन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक अरेंज करने की ज़रूरत महसूस की और सिस्टमैटिकली अरेंज करके दिखाया, उसका नाम था डॉबरोनियर। और ये साइंटिस्ट ने जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप ऑफ 3 में। इसने कहा कि कोई से तीन एलिमेंट्स को अगर एक सिमिलर ग्रुप में अरेंज करते हैं तो उन तीन एलिमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं वो फिर सिमिलर होंगी। इसमें कोई कोई सिस्टम नहीं था, कोई लॉजिक नहीं थी और कोई ऐसे पैरामीटर सेट नहीं थे। डॉबरोनियर जो एक साइंटिस्ट था उसने ट्रायड्स बनाए थे। बेसिकली ट्रायड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, और 3 का एक ग्रुप बना दिया। ना पीरियड्स की बात की, ना टेबल्स, ना ग्रुप्स की बात की, ना हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट थी, ना वर्टिकल अरेंजमेंट थी। जस्ट ए ग्रुप ऑफ 3 था। जो जो एलिमेंट्स की डिस्कवर होते चले गए और उनकी तादाद बढ़ती चली गई और 60s तक एलिमेंट की पहुंच गई तादाद, तो फिर ये समझा गया, ज़रूरत महसूस की गई कि अगर हम इनको सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं कर पाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी भी सिस्टमेटिकली नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो है इस पे काम स्टार्ट हुआ कि इनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए और अरेंजमेंट की बेसिस जो है वो डिवाइस करना बहुत ज़रूरी थी। जो अर्लीस्ट बेसिस थी वो एटॉमिक मास पे पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की गई। यानी कि जब एटॉमिक मैसेज यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम जब फाइंड हो गए, पता लग गया, इतनी स्टडी इस लेवल तक पहुंच गई, और तो फिर साइंटिस्ट ने इस पे काम शुरू किया कि अब इनको अरेंज करते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनकी पता लग गई हैं तो एटॉमिक मास को बेस बनाते हैं हर एलिमेंट के को अरेंज करने के लिए सिस्टमैटिकली इन अ ग्रुप और सम सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट। तो बेसिकली जो पहला साइंटिस्ट था जिसने इस पे एक जेन्युइन काम करने की कोशिश की वो ग्रुप ऑफ 3 में डॉबरोनियर एक साइंटिस्ट है। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बहरहाल इन्होंने ग्रुप ऑफ 3 यानी ट्रायड्स में जो है वो अरेंज किया। ट्रायड मींस ग्रुप ऑफ 3। इसके बाद इससे थोड़ा सा बेहतर या एडवांस लेवल का काम जो किया वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड्स। उसने ऑक्टेव्स बनाए थे। न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने ऑक्टेव्स बनाए थे। ऑक्टेव्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 8। तो इसने एलिमेंट्स को 8 की सीरीज में अरेंज किया था, ऑक्टेव्स। और इसका मतलब ये था कि अगर 8 एलिमेंट्स को एक सर्टेन ग्रुप में अरेंज किया जाए तो वो जो 8 का ग्रुप होगा उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बेसिकली कोशिश ये की गई कि ग्रुप बंदी कर दी जाए इस नोयत की कि एक सिमिलर ग्रुप में या सीरीज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो। का नाम लें अगर ग्रुप का तो पता लग जाए कि ये इस ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनकी ये प्रॉपर्टीज, वैलेंसी ये होगी, मेटालिक करैक्टर होगा नहीं होगा, अगर होगा तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो बेसिकली ये मकसद था। गो के उस लेवल पे बात अभी न्यूलैंड्स तक नहीं पहुंची थी। बेसिस क्या थी अर्लीस्ट पीरियोडिक टेबल्स की क्लासिफिकेशन की? एटॉमिक मास, जो कि सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसके बाद एक तीसरा काम जो जेन्युइन काम सबसे पहले किया वो मेंडलीव ने किया। और मेंडलीव जो है इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप्स और पीरियड्स की ग्रुप्स एंड पीरियड्स की बात की। इसने कहा कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होती है यानी रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है।
at certain intervals। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। और मेंडलीव को इसीलिए पायनियर कहा जाता है क्योंकि इसने जो पीरियोडिक टेबल उस टाइम के जितने एलिमेंट्स थे 60 के करीब एलिमेंट्स को जो अरेंज किया ग्रुप्स एंड पीरियड्स में एटॉमिक मास की बेसिस पे ही इसने भी किया। तो इसने कहा कि अगर एटॉमिक मास की बेस पर ग्रुप्स एंड पीरियड्स में यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पर अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो जो सीरीज बनती जाएगी, जो तरतीब बनती जाएगी, उनमें जो वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स बनेंगे, वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स, तो उन जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। और ये एक बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता कोशिश थी मेंडलीव की, और उस वक्त के हिसाब से अपने वक्त के एतबार से एक पहली ऐसी कोशिश थी जिसमें जान भी थी और पायदारी भी थी। लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ज़्यादा देर चल नहीं सका, और वो ये थी कि बाज़ एलिमेंट्स की पोजीशन सही तरीके से डिटरमिन नहीं हो पाई, बाज़ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की पोजीशन सही तरह से डिटरमिन नहीं हो पाई। तो इसमें बाज़ कमियां और बेशियां इस तरह की रह गई सादा नौइयत की, जिसकी वजह से इसको एक जेन्युइन पीरियोडिक टेबल नहीं कहा जा सका। लेकिन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे जो पहली जेन्युइन एक्टिविटी थी ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करने की, वो मेंडलीव ने की। तो जब यहाँ तक काम हुआ, इसके बाद काम होता रहा, बेसिकली और डिस्कवरीज भी होती रही वक्त के साथ साथ। हमें एटम में मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम होता रहा, जैसे कि एक्स रेज डिस्कवर हुई, जैसे कि अल्फा रेज डिस्कवर हुई, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर होते रहे। तो ये जब स्टडीज सारी जारी रही और इन पर काम साथ साथ होता रहा, आइसोटोप्स भी डिस्कवर हो गए, मतलब आइसोटोप्स इन द जेन्युइन सेंस, और एलिमेंट्स के भी आइसोटोप डिस्कवर होते गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, आइसोटोप्स की डिस्कवरी, इसके बाद ये कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑर्बिटल्स में तो रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इसके नतीजे में क्या बनता है? स्पेक्ट्रम, एक बैंड ऑफ लाइट। तो ये सारी चीजें साथ साथ डिस्कवर हो रही थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनोज हैं, इनकी भी बात हुई, पॉजिट्रॉन्स की भी बात स्टार्ट हो गई। तो ये सारा साथ साथ चलता जा रहा था। ये पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये ऐसे ही नहीं मार्ज वजूद में आया। ये सारी जो सब एटॉमिक लेवल की स्टडीज हैं, एटॉमिक बेस एटम की स्टडी, सब पार्टिकल की के लेवल पे, तो उस लेवल की स्टडी कंटिन्यू थी साथ साथ। जे थॉमसन अपना काम कर रहा था, गोल्डस्टोन अपना काम कर रहा था, रदरफोर्ड और नील बोहर ने जो है अपना काम किया, प्लांक ने जो एक जेन्युइन क्वांटम थ्योरी पेश की और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एक बहुत बड़े माइलस्टोन थे और ये साथ साथ चलते जा रहे थे अपने लेवल पे। डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज का मैंने नाम लिया है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कवर होती जा रही थी, इन पे काम होता जा रहा था, एलिमेंट्स भी मजीद डिस्कवर होते जा रहे थे। तो फिर ये पूरी चीज़ों को जब आप एक फ्रेम में डालेंगे तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी आपको समझ आएगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर जो डिस्कवर हुआ, वो उसकी बेसिस जो थी, क्लासिफिकेशन थी, वो एटॉमिक मास से हटाकर एटॉमिक नंबर कर दी गई और कहा गया कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, तो फिर जो है वो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी एट रेगुलर इंटरवल्स। यही बात मेंडलीव ने भी की थी, लेकिन क्योंकि उसने एटॉमिक मास के क्लासिफिकेशन को बेस किया था और उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो कोई यूनिक आइडेंटिटी है सच नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है विद रेफरेंस टू एवरी एलिमेंट। ये किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता। इसको स्टडी करना, समझना, पढ़ना आसान है, जैसे कि ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो हर ह्यूमन के डिफरेंट होंगे, लेकिन
इसी तरह से एटॉमिक नंबर वो करेक्टरिस्टिक है एलिमेंट्स का, एटॉमिक नंबर जो कि हर दो एलिमेंट्स का डिफरेंट होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये एटॉमिक नंबर है डिनोटेड बाय जी, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पर भी काम जारी था। एटॉमिक नंबर और एक्स-रेज का बाकायदा ताल्लुक है। एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए, एटॉमिक नंबर पे काम हुआ जेनोसेंस में एलिमेंट्स के पे, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी मजीद एनहांस हुई, एक्सपेंड हुई, तो साथ ही एक्स-रेज भी डिस्कवर की थी मोज़ले ने 1913 में। तो पॉइंट ये है बताने का कि ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे स्टडी और रिसर्च कंटिन्यूअस बेसिस पे जारी थी। तो साथ ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बाहर से वजूद में आया, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी बेसिस जो है क्लासिफिकेशन की वो एटॉमिक नंबर है, और बाय डेफिनेशन अगर कहना हो कि ये क्या है सॉरी, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड in the order of increasing atomic numbers in the order of increasing atomic numbers from left to right to form certain periods and groups. So when the elements are arranged in the order of increasing atomic numbers from left to right to form periods and groups, so then the properties of the elements will repeat at regular intervals. So the properties of the elements will repeat at regular intervals. तो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। यही बात मेंडलीव ने भी की थी, लेकिन बताया है कि वो उस लेवल पे अभी क्योंकि डिस्कवरी नहीं हुई थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसलिए वो बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज अपने साथ छोड़ गया, जिनमें से दो का मैंने जिक्र किया है, विद रेफरेंस टू आइसोटोप्स एंड विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स यूनिक होता जाता है अपने कैरेक्टरिस्टिक में, यानी डेविएशन शो करता है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक से, तो फिर उस एलिमेंट को प्लेस करना मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मुश्किल होता चला गया। और अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है और उनकी डिस्कवरी भी इतनी तेज़ी से जारी है कि जब तक एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इस तरह की ना हो कि वो हर चीज़ को, हर नए आने वाले एलिमेंट को अपने अंदर समो सके, तो फिर वो बेसिस और क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दोबारा एक दफ़ा बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की? आज के पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसकी बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे समझाने के लिए कंप्लीट डेफिनेशन बनाई है। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू फॉर्म पीरियड्स एंड ग्रुप्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल रिपीट और डू रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो एक ग्रुप है सर्टन, वो हमारे पीरियोडिक टेबल का, उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल को जरा एक दफ़ा देखते हैं। और पीरियोडिक टेबल अब हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, क्योंकि जब तक पीरियोडिक टेबल हम अपने सामने नहीं रखेंगे, मैंने लेक्चर नंबर 1 से ही पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में अपने सामने रखा। इसका मकसद ये है कि जब तक पीरियोडिक टेबल हमारे सामने ना हो, हम, ये एक किस्म की डिक्शनरी है केमिस्ट्री की, तो इसको जब तक हम अपने सामने नहीं रखेंगे, अपनी नज़रों के सामने नहीं रखेंगे, हम नहीं समझ पा सकते बहुत सारी चीज़ों को। तो आपका बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर का नाम ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो ये पीरियोडिक टेबल हमारे सामने होना चाहिए। ये सर्टेन ग्रुप्स हैं, ये 18 नंबर है, 1 से लेके 18 तक। इसमें जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, ये लाइट मेटल्स हैं, इन पे पहले भी बात की हुई है। ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं इजीली, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट मेटल है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी लाइट मेटल्स हैं। तो ये
और दूसरी बात यह है कि इनका वैलेंस शेल s ऑर्बिटल में फिल होता है दोनों का, इसलिए इन दो को s ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अब आप खुद देख लें कि जब इस बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बेसिस पर, तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आ गई कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, एक हाइड्रोजन की है, एक ग्रुप 18 के ऊपर प्रेजेंट हीलियम की है। ये दो की पोजीशन अभी बाज़ाब्ता तौर पर प्लेस नहीं है, नहीं हो सकी डिवाइस या डिज़ाइन, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स की पोजीशंस बिल्कुल सिस्टमेटिक है और उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है जिस पे क्वेश्चन रेस किया जा सके। तो ये आप देखेंगे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने अभी सिर्फ दो की बात की है, वैलेंसी की यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की। दोनों के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में कंप्लीट होते हैं, यानी कि इनका आउटरमोस्ट शेल जो है ऑर्बिट, उसमें जो ऑर्बिटल है वो s है। इसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके s ऑर्बिटल में इसके में दो होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम तफसील से ड्रॉ करेंगे अभी, लेकिन अभी सिर्फ पीरियोडिक टेबल आपके सामने रख के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब आपने एटॉमिक नंबर, ये हाइड्रोजन का 1 है, ये हीलियम का 2 है, इसके बाद लिथियम का 3 है, ये बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियॉन 10। तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा पीरियोडिक टेबल और ये एक कंप्लीट सीरीज बनती जाती है। इसमें ये जो नीचे दो सीरीज हैं, ये एक लैंथेनाइड सीरीज है, एक एक्टिनाइड सीरीज है। बेसिकली ये 57 नंबर एलिमेंट जो पीरियड नंबर 6 का है, उसमें जो एक आता है एलिमेंट, उस 57 नंबर एटॉमिक नंबर वाला, उसके आगे से ये लैंथेनम की सीरीज उन्होंने अलहदा कर दी है। उसकी वजह ये है कि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाईली रेडियो एक्टिव हैं। ये जो लैंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है, ये बेसिकली ग्रुप 6 और ग्रुप 7 की सीरीज है। लैंथेनाइड ग्रुप 6 के पीरियड से 57 नंबर एलिमेंट, जो एटॉमिक नंबर 57 वाला एलिमेंट है, उससे आगे देखें, उसने बाकायदा तौर पर शो किया हुआ है कि यहाँ से अब जो बाकी 58 ऑनवर्ड्स एलिमेंट हैं वो यहाँ पे हैं, 58 ऑनवर्ड्स यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब बात का ये है कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव हैं और इनका वैलेंस शेल ऑर्बिटल f में कंप्लीट होता है। ये बात तफसील से बाद में देखेंगे, लेकिन ये भी पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा है, इन्हीं 6th और 7th पीरियड्स का ही हिस्सा है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं, लैंथेनाइड लैंथेनम एलिमेंट के नाम पे और एक्टिनाइड एक्टिनम एलिमेंट के नाम पर दो सीरीज हैं। सिर्फ अलहदा करने की कुछ वजूहात थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये था कि ये रेयरली अपनी एलिमेंट्स हैं और हाईली रेडियो एक्टिव हैं, तो इनका वैलेंस शेल f ऑर्बिटल में कंप्लीट होता है, जबकि बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं 3 से 12 तक के दरमियान, उनमें से अक्सर का d में कंप्लीट होता है। तो इन दो वेरिएशंस की बुनियाद पर इनको थोड़ा सा साइड पे करके दिखाया गया ताकि स्पेस का मसला भी ना रहे, लेकिन ये भी उसी तरह से पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है।